Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon. नमस्कार. Yes. हेलो बेटा. हाँ जी. तो कल फिर अपनी क्लास नहीं हो पाई. तबीयत तुम लोगों ने मेरी देख ही ली थी मॉर्निंग में. हेडेक बहुत सीवियर था. रात मतलब मैंने एक मतलब टैबलेट से तो मुझे आराम ही नहीं मिला. आई टुक वन इंजेक्शन देन तब मुझे आराम मिला जाके. मैं अच्छी हूँ बेटा. आप लोग कैसे हैं? तबीयत तो लगी रहती है, बस हेडेक नहीं बर्दाश्त होता यार. मैंने तो फिर भी बहुत थर्सडे से चल रहा था, बट ठीक था जो भी है. हाँ जी. अब तो बहुत बेटर है यार. दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई. हाँ जी. हो गया पायल, सब कुछ हो गया. चलिए. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. कल इस चैप्टर को ख़त्म करना है. तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 5 बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. हेडिंग डाल लीजिएगा. तुम ही लोगों ने याद दिलाया था कल मैडम टेस्ट है. मैंने तो नहीं बोला था बेटा. और मैं जानती हूँ कि आपके टेस्ट आप शाम तक रात तक दे सकते हैं. लेकिन बेटा आइडियली एज पर द सिस्टम टेस्ट के टाइम पे क्लास लेना ऑब्जेक्शनेबल है. इसलिए इमिडिएटली मुझे क्लास को कैंसिल करना पड़ा, वरना बाद में बोल सकते थे उस चीज़ को. हल्का सा रिवीजन बेटा मैं इसलिए नहीं कराऊंगी क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो और ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है. ठीक है ना. अभी तक जो हमने न्यूरॉन में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वगैरह पढ़े, फिर हमने न्यूरॉन में किस तरीके से आवेग उत्पत्ति संचरण वगैरह होता है, सिनेप्स कितने तरीके के होते हैं, वो हमने सब कुछ पढ़ा था. ठीक है. और जब तक सिनेप्स पढ़े थे तब तक मैंने उसको रिवाइज करा दिया. आज उसके रिवीजन की जरूरत नहीं है. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है बेटा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं. कौन कौन से? इसमें एक तो आता है बेटा आपका मस्तिष्क. दूसरा इसमें आ जाता है आपका मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. एक आ गया इसमें आपका मस्तिष्क, जिसे हम बोलेंगे ब्रेन. और दूसरा आ गया बेटा इसमें मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. एक एक करके दोनों को हमें नहीं पढ़ना है. स्पाइनल कॉर्ड को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. पहले भी जब आपके सिलेबस में था तो ज़्यादा नहीं था, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर था. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क था. अब वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. तो हमें केवल और केवल ब्रेन पढ़ना है. ठीक है ना. ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, उस तक हम पहुंचेंगे. इससे पहले हम बात करें बेटा कि जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपका ब्रेन. ठीक है. यहाँ पर ये आपका सेरिबेलम. ठीक है. ये बेटा ऊपर वाला जो भाग है इसको हम बोलेंगे ब्रेन. ठीक है. थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया यार, इतना बड़ा नहीं बनाना था. चलो अभी सिंपल ही बना के बताती हूँ. एक काम करती हूँ मैं. ये आपका हो गया ब्रेन. ये स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. ये वाला जो भाग है बेटा इसको हम बोलते हैं मस्तिष्क, ब्रेन. और ये जो भाग है बेटा इसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इतने सॉफ्ट ऑर्गन्स है. ठीक है ना. ये आपके ऑर्गन्स है. और हम दो बार ये चीज पढ़ चुके हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में जब मैंने आपको बोन्स पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था. लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा उसमें भी मैंने आपको बताया था.
कि आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है बेटा? ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है आपकी बोन्स, अस्थियां। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इतने नाजुक अंग है और इम्पॉर्टेंट उतने ही ज्यादा, जितने नाजुक उतने ज्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना? तो इनको बेटा एक कवरिंग के अंदर बंद करके रखा जाता है और इस कवरिंग को बेटा हम बोलते हैं आपकी, मतलब ये कवरिंग किसकी बनी होती है? आपकी अस्थियों की बनी होती है। और इस कवरिंग को बेटा जो आपके ब्रेन को कवर करके रखता है, ठीक है, जो आपके ब्रेन को कवर करके रखता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं इसको हम? कपाल, क्रेनियम, ठीक है। और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है इसको हम बोलते हैं कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? आपके वर्टिब्रल कॉलम और स्कल या क्रेनियम, ये बेटा आपकी अस्थियों की बनी हुई संरचना है। क्रेनियल बॉक्स बोल सकते हो आप, क्रेनियम बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना? ये अस्थियों की बनी हुई संरचना है। अब ये अस्थियों की बनी हुई संरचना, बोन्स तो बहुत हार्ड होती है, इनफैक्ट हार्डेस्ट टिश्यू होती है, बिल्कुल बना लो ऋषि, हम सबको पता है बोन हार्डेस्ट टिश्यू है। और दूसरा बेटा आपका जो ब्रेन है वो एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, ठीक है ना? तो बोन के अंदर आपका ब्रेन उतना ही सेफ है जितना एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर आपका टीवी, ठीक है। अगर हमें टीवी लाना होता है मार्केट से घर तक तो हम क्या करते हैं? कार्टन के अंदर उसको पैक करके लाते हैं, ठीक है। कार्टन को भी बेटा अगर आपको कहीं लंबे सफर पे जाना है तो हम उस कार्टन को भी किसी लकड़ी के बॉक्स के अंदर पैक करवाते हैं, ठीक है ना? अब कार्टन के अंदर जो टीवी है, टीवी तो बहुत नाजुक है, और कार्टन और उसके बाहर जो लकड़ी का बॉक्स है बेटा बेटा वो बहुत हार्ड है, लकड़ी का बॉक्स हार्ड है, ठीक है ना? तो आपको उस टीवी को सही सलामत पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? टीवी के चारों तरफ हम थर्मोकोल की शीट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? थर्मोकोल की शीट लगाते हैं। थर्मोकोल की शीट क्या करती है कि बाहर से कोई भी अगर झटका आता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उस झटके को, उस प्रेशर को, उस शॉक को वो टीवी तक नहीं जाने देती है। ऐसा ही होता है, ठीक है ना? हमारे ब्रेन और स्कल के साथ या क्रेनियम के साथ भी ऐसा ही है। हमारा ब्रेन बेटा बहुत ही नाजुक सा अंग है और उसके बाहर जो आपका ब्रेन बॉक्स है, ठीक है, इस कपाल को बेटा हम ब्रेन बॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इस ब्रेन बॉक्स के अंदर आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है अगर बीच में हम थर्मोकोल की शीट ना लगाएं तो, ठीक है। तो आप ये देखिए बेटा कि इनके बीच में यहाँ पर कुछ आवरण पाए जाते हैं जिनको कि हम मेनिंजेस बोल देते हैं, ठीक है, इनको हम मेनिंजेस बोल देते हैं। सबसे बाहर वाला बेटा जो आवरण होता है इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटा, ठीक है। सबसे बाहर वाले आवरण को बेटा हम बोलते हैं, बाहरी जो है इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। और क्योंकि बेटा बाहरी आवरण है तो किसका बना होगा? आप सबको पता है, ये बना होगा आपका सघन अनियमित संयोजी ऊतक का, श्वेत कोलेजनी संयोजी ऊतक, ठीक है। वो भी लिखी दूं क्या? सघन अनियमित श्वेत कोलेजनी संयोजी ऊतक का, ठीक है। इस बाहरी परत के ठीक नीचे बेटा एक और परत पाई जाती है और इसको हम बोलते हैं आपका, ऐसे ये जाल की तरह होती है, ठीक है। ये जो अंदर वाली परत होती है ये
जाल की तरह होती है और इसीलिए हम इसको अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। ये होती है आपकी मध्य परत, इसको हम अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। अरेक्नॉइड मैटर ये जालीदार होती है ना, वेब्ड होती है। ठीक है। और सबसे अंदर वाली बेटा जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम पाया मेटा बोलते हैं, जो कि आपके ब्रेन के सरफेस से अटैच्ड होती है। ठीक है, इसको हम पाया मेटा बोलते हैं और ये ब्रेन के सरफेस से अटैच्ड होती है। तो आंतरिक को हम क्या बोलते हैं बेटा? पाया मेटा। और ये आपके मस्तिष्क सतह से जुड़ी होती है, या मस्तिष्क सतह के समीप या से चिपकी रहती है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा? इम्पॉर्टेंट है कि आपके अरेक्नॉइड मेटा और इस पाया मेटा के बीच में जो खाली जगह होती है, इसको हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम यहाँ पर बीच में, सॉरी सब ड्यूरल बोल रही मैं, सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है। सब अरेक्नॉइड स्पेस, इस सब अरेक्नॉइड स्पेस में एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम बोलते हैं CSF। यस, जल्दी से बेटा ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको डिटेल में बता दूं थोड़ा सा। जूलॉजी AIR टेस्ट का क्या हुआ बेटा? मुझे रिसेंट जो सुनने में, मतलब मैंने लगाया उस टीम को जिन्होंने पेपर बनाया है, दे सेड कि 5 क्वेश्चन गलत है, मतलब 5 क्वेश्चन के आंसर्स गलत है। दिस इज ट्रू? कौन कह रहा था कि 28 क्वेश्चन गलत है? 5 क्वेश्चन के आंसर्स में करेक्शन था, वो करवा दिया गया है, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ज्योतिराज, रिकॉर्डेड क्लास तो मिल जाएगी पारुल। ये बन गया हो तो बताना बेटा आगे। अब इसमें भी वही, बाहर से अंदर अगर हम देखें, ये क्या है? आपके मेनिंजेस है। ठीक है, ये क्या है? आपके मेनिंजेस। मेनिंजेस आप आवरण बोल सकते हैं। आवरण अगर आप देखेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ बेटा क्या है? बाहर से अंदर की ओर क्या है आपकी? तो सबसे बाहर है आपकी बेटा ड्यूरामेटा, अरेक्नॉइड मेटा, पाया मेटा। और अंदर से बाहर की ओर अगर पूछा जाएगा तो पाया मेटा, अरेक्नॉइड मेटा, ड्यूरामेटा। तो बाहर से अंदर इट इज डाप, अंदर से बाहर इट इज पैड। ठीक है ना? तो ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, सो बिवेयर। आगे बढ़ते हैं बेटा। CSF क्या है इस पर अगर हम बात करें, CSF इसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है बेटा? आपको वो पता होना चाहिए। ये हमने देख लिया, कहाँ पर भरा होता है? ये आपके
सब ड्यूरल स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस में भरा होता है। ड्यूरामेटा, अरेक्नोइड मेटा, अरेक्नोइड मेटा के नीचे एक खाली जगह होती है जिसको हम सब यानी कि नीचे अरेक्नोइड, अरेक्नोइड के नीचे, इसलिए बेटा हम इसको सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर आपका ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, सेरिब्रो इसलिए क्योंकि मस्तिष्क के चारों तरफ है, स्पाइनल इसलिए क्योंकि आपकी मेरुरज्जु के चारों तरफ भी है, द्रव्य भरा है, तो इसलिए हम इसको प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य बोलते हैं। ये जो आपका प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य होता है बेटा, इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन होता है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। ये शॉक एब्जॉर्बर यानी कि बाहरी क्या बोलेंगे उसको, बाहरी बल को अवशोषित कर मस्तिष्क तक या मस्तिष्क को सुरक्षा, प्रोटेक्शन देता है ना। बाहर से अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो ये उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस फोर्स को वो आघात भी बोल सकते हैं। थैंक यू भूमा राम, है ना। तो वो शॉक को ब्रेन तक नहीं जाने देता, पहला काम। दूसरा बेटा, मस्तिष्क व रक्त के मध्य गैसों के अलावा पोषक पदार्थ व अपशिष्ट जो वेस्ट है पदार्थों के आदान प्रदान में मदद। ठीक है, ब्लड से क्या चीज ब्रेन में आनी है, क्या नहीं आनी है, ब्रेन से क्या चीज ब्लड में जानी है नहीं जानी है, ये बेटा इसी CSF के थ्रू होता है। ठीक है, ग्लूकोज ब्लड में जाएगा तो वाया CSF जाएगा। ठीक है, ब्रेन में जो भी वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकाला जाएगा, वाया CSF निकाला जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा वाया CSF, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वाया CSF। ओके सुबी, आघात अवशोषक। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये उत्प्लावकता यानी कि बॉयंसी प्रोवाइड करता है। अब उत्प्लावकता क्या होता है बेटा, आप लोगों ने फिजिक्स सबने पढ़ी है, ठीक है ना। वहां पर बेटा आप लोगों ने एक आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत क्लियर बोलता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड या वाटर, द फ्लूइड विल exert an upward force on that object. Yes, and this upward force is called buoyant force. सबने पढ़ा है। कोई भी वस्तु पूरी तरीके से या आंशिक रूप में अगर किसी भी द्रव्य में डूबती है, द्रव्य या पानी आप बोल दो, ठीक है, तो वो पानी या वो द्रव्य उस वस्तु पर एक ऊपर की तरफ बल लगाता है ना। और ये जो बेटा ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है, इसे हम उत्प्लावक बल, बॉयंट फोर्स, और इस पूरे प्रिंसिपल को या इस पूरे प्रोसेस को हम बॉयंसी या उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, पढ़ा है तो अच्छा है, रिवाइज हो गया। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपने कभी स्विमिंग की है, चलो नहीं आता है स्विमिंग तो भी,
कभी पानी में गए हो ऐसे, जो गांव में तो वो ट्यूबवेल वाला सिस्टम कितना बढ़िया रहता है नहीं। एक क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई। तू क्वेश्चन पूछ लेता था ना इतनी बार तो शायद मेरी नजरों के सामने आ जाता तो मैं बता देती। अब तू इतनी देर से सिर्फ ये लिख रहा है क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्वेश्चन का आंसर बता दो, तो मेरी नजर में वो तो पड़ गया है। अब तू पता नहीं कब क्वेश्चन पूछेगा, मेरे नजर में पड़ा पड़ा नहीं पड़ा, कुछ भी चलता है भाई तुम लोगों का। ठीक है, तो अगर आप कभी ट्यूबवेल में या स्विमिंग पूल में गए हैं तो बेटा किसी भी अपने साथ वाले को जब आप जमीन पर उठाने की कोशिश करते हैं बेटा तो वो भारी लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बेटा किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है और आप उसको बेटा ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो आप एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत दिशा में इस वस्तु को उठा रहे हैं, तो आपको वो वस्तु भारी लगती है। इसी को बेटा अगर आप अपने साथ के किसी को आप पानी में उठाने की कोशिश करिए, जब आप उसको पानी में उठाएंगे तो वो आपको हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी भी उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, आप भी उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो ये जो पानी ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है बेटा, इस ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है इसको बेटा हम उत्प्लावक बल, बॉयंट फोर्स, या इस पूरे प्रिंसिपल मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम उत्प्लावकता या बॉयंसी कहते हैं। दिवाली की छुट्टी कब से यार मुझे भी नहीं पता। दिवाली पार्टी का तो मुझे सुनने में आया कि वेडनेसडे को है, पर वेडनेसडे को तो मेरी क्लास है। हाउ इज इट पॉसिबल? पता नहीं, समझे या नहीं? छठ पूजा की भी शायद 1-2 दिन की छुट्टी होगी, डोंट वरी। हाँ, समझे या नहीं? तो ये जो बेटा द्रव्य आपके ब्रेन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना, ये द्रव्य भी बेटा आपके ब्रेन का, आपको वजन पता है कितना होता है? ये जो ऊपर है आपका, आपको पता है इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम है, ठीक है ना। जैसा कि हमने देखा बाकी सारे ऑर्गन्स की तरह ब्रेन का भी बेटा जो वेट होता है वो फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है। बेशक बेटा हमारा वजन कम है ब्रेन का, पर चलता हमारा ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं? हमें सब याद रहता है, तुम भूल जाते हो, हमें एक एक चीज याद रहती है, ठीक है ना। तो ये जो बेटा आपके ऊपर ये 1.25 किलो घूम रहा है, 1.5 किलो घूम रहा है, फील होता है? नहीं। इसी के ऊपर आप 1 किलो की आटे की पैकेट रख लो या 1 किलो चावल का पैकेट रख लो, कुछ भी 1 किलो का पैकेट रख लो, आपकी गर्दन दुख जाएगी। लेकिन ये 1.25 किलो का घूम रहा है ऊपर दिन भर, यहाँ से वहां, यहाँ से यहाँ, ऐसे, इसका दर्द नहीं पता लगता है। क्यों नहीं पता लगता है? क्योंकि इसके चारों तरफ बेटा आपका ये CSF घूम रहा है। और CSF क्या करता है बेटा? CSF यहाँ पर जो घूम रहा है ये आपके ब्रेन को ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है। ये जो ब्रेन बेटा आपका ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है CSF के द्वारा, इसीलिए आपको नहीं समझ में आता है इसका वजन। जो बच्चे बोल रहे हैं लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, बेटा पहली बात तो लड़कियों के लिए नहीं बोला जाता है ये, हम लंबे आदमी का दिमाग घुटने में होता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वो लंबा आदमी, अब लंबा है तो आदमी बोल दिया तो आदमी ही होगा, और लंबा अगर हमने बोल दिया वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि जो बहुत लंबे होते हैं उनका दिमाग घुटने में होता है, ठीक है। रही बात लड़कियों के दिमाग की, तो बेटा आपको मैं बता दूं कि मतलब ये मैं वैसे तो हमेशा इस चीज को मजाक में बोलती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत सिंसियर और सीरियस वे में बोल रही हूँ कि आप अपने घर में अपनी माँ को देखिए। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनी ऐसी माएँ हैं जो मल्टीटास्किंग तो सब है, जो वर्किंग है, जो जॉब करती हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आप में से कितनी ऐसे बच्चे हैं जिनकी मदर्स वर्किंग है, जो घर के काम के अलावा, हाउस वर्क सबसे ज्यादा होता है, उसके अलावा वो अगर जॉब भी करती हैं तो आप शायद अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। नहीं करती हैं तो बेटा आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि लड़कियों का दिमाग कम होता है तो बेटा आप यहाँ गलत है, ठीक है ना। आदमी सिर्फ नौकरी करता है, सिर्फ नौकरी करता है, ठीक है। वो पैसे कमा के ला रहा है, घर चला रहा है, वो घर की जिम्मेदारी ले रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन एक औरत, वो आज की औरत की अगर हम बात करें, वो नौकरी भी करती है और शायद आदमी के बराबर कमाती है, और कई केसेस में आदमियों से कहीं ज्यादा कमाती है। कहीं ज्यादा मतलब
मैं अगर ये बोलूं कि आदमी साल का 40 लाख 50 लाख कमा रहा है, तो ऐसी कई औरतें हैं जो साल का 80 लाख कमा रही हैं। ठीक है ना? तो आप इस गलत फहमी से बाहर निकले। पुरुष अपने आप को पुरुष प्रधान देश में जरूर रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आदमियों की मानसिकता गंदी है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया यार, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। आदमियों की मानसिकता खराब है, और यही कारण है हमारे समाज में जो इतने रेप केसेस आए दिन हो रहे हैं। बहुत दूर नहीं जाते हैं अभी, 2nd ईयर मेडिकल स्टूडेंट, कोलकाता, सॉरी वेस्ट बंगाल, यस। तो आप जैसे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई बच्चा कल को पास आउट होकर के कोई भी गलत काम में फंसे। देखो, गलत काम बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे मोटे गलत काम समझ में आता है यार, ठीक है, दोस्तों के साथ निकल गए आज, मम्मी को झूठ बोल के, समझ में आता है। लेकिन इस हद तक गलत काम कि आप इंसानियत को शर्मिंदा करें, आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, और वो काम करने के बाद अगर आप 4 जगह मुंह नहीं दिखा सकते तो वो गलत काम है। ठीक है ना? तो आज की औरत नौकरी भी करती है, अपना खर्चा खुद उठाती है, कई जगह घर के खर्चे में भी शायद बराबर का योगदान देती है, बच्चा पालती है, बच्चे को पढ़ाती है, वो घर संभालती है, वो खुद को संभालती है, जो कि बहुत बड़ा टास्क है बच्चा होने के बाद। ठीक है ना? तो इस गलतफहमी से आप बाहर निकले कि मैं यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ कि मैडम लड़कियों का दिमाग ज्यादा चलता है। भाई चलता है। मैन कैन नेवर बी मल्टीटास्किंग। आदमी मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता। वो एक बार में एक ही काम करता है, ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकता है। औरतें एक बार में, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है ना, वो उधर खाना भी बना रही है, सब्जी बन रही है, इधर चावल की तैयारी हो रही है, उधर आटा भी लग गया, इधर बच्चे को भी बीच में 4 बार देख लिया, ठीक है ना, और बच्चा एक नहीं 2 4 जितने भी। मैम आप लड़कों पर सवाल क्यों उठा रहे हो? जिगर, मैं किस पर सवाल उठाऊं बताओ, किस पर सवाल उठाऊं? ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया टॉपिक है डिस्कस करने का, नहीं? जिगर बोल रहे मैम आप लड़कों पर सवाल क्यों उठा रहे हो? लड़कियों क्यों बोलूं? छोटे कपड़े पहन के गई होगी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, ये बोलूं मैं? ये बोलूं मैं? कहाँ का केस है? त्रिपुरा का केस है, रिसेंट त्रिपुरा का केस है। 14 महीने की बच्ची जिसको पड़ोसी बोला कि मैं घुमा के लाता हूँ, विच इज वेरी नॉर्मल। ये तो बहुत आम सी बात है ना। अगर घर में 4 लोग हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, जिनसे हम रिश्तेदार जैसा ही व्यवहार रखते हैं, या शायद रिश्तेदारों से बढ़ के हम अपने कई बार पड़ोसियों को मानते हैं। ऐसा एक पड़ोसी ने, मजदूर था वो भी, उसने बोला कि मैं बच्ची को घुमा के लाता हूँ, विच इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, वो बात और है कि हम भरोसा नहीं करते किसी तीसरे पर, लेकिन बहुत लोग करते हैं। नहीं करना चाहिए, अपने बच्चे के केस में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट लड़की ओनली, लड़का भी है तो भी नहीं करना चाहिए। उस 14 महीने की बच्ची को वो आदमी घुमाने के बहाने ले गया, ही रेप्ड हर। 14 महीने की बच्ची की क्या गलती रही होगी? छोटे कपड़े पहने होंगे उसने, या बदतमीजी से बात कर रही होगी, लड़कों के साथ ज्यादा घुल मिल रही होगी, क्या ही मतलब उसकी गलती रही होगी उस 14 महीने की बच्चे की, जिसके साथ दैट गाय रेप्ड, और उसको वहीं पर उसने खेतों में दबा दिया, दफना दिया मार के। समझ रहे हो? तो स्टॉप आर्ग्यूइंग ऑन दिस थिंग। इस बात पर आप बहस करना बंद करें कि मैम आप लड़कों पे ही क्यों बोल रहे हैं। इट्स नॉट, या राइट राइट मीनाक्षी बिल्कुल सही है, नॉट ऑल मेन बट ओनली मेन। सारे आदमी नहीं, लेकिन केवल आदमी ही तो है जो ये कर रहा है ना? हरियाणा में मनीषा केस ले लो, उसको तो सुसाइड बनाने की कोशिश कर दी। मतलब कोई मतलब कितना ही कोई डेस्परेट होगा कि अपने आप को काटेगा, चीरेगा, फाड़ेगा, अपने कपड़े फाड़ेगा, खुद को फाड़ेगा, उसके बाद वो सुसाइड करेगा। मतलब आईपीएस लेवल का बंदा, दिमाग तो होगा, पर वो कैसे इस चीज को लॉजिकली जनता के सामने प्रूव कर सकता है कि किसी ने मरने से पहले अपने कपड़े फाड़े होंगे, खुद को फाड़ा होगा, हर तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचाया होगा, फिर उसने सुसाइड कर लिया होगा अपना गला काट के। इस हद तक कि उसका गला बिल्कुल ही शरीर से इतना सा जुड़ा हुआ है, इस हद तक उसने अपने आप को काटा, तब तक वो जिंदा रही, है ना? मैम नीला ड्रम, देखो मैं फिर बोलती हूँ, मैं नीले ड्रम के फेवर में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि लड़कियां आजकल जो कर रही हैं वो सही है, नहीं। पर लड़कियां कर रही हैं तो क्यों तुम लोग को इतना बुरा लग रहा है यार?
सदियों से लड़के करते आए। तो तुमने कभी बोला लड़के गलत कर रहे हैं, हमारी कौम गलत कर रही है? कभी तुमने बोला कि ये हमारे साथ के हैं? नहीं बोला ना। तो लड़कियां करें तो तुम इतना हाय तौबा मचा रहे हो? क्यों? मैं फिर कह रही हूँ, आई एम अगेन नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दिस कि लड़कियां अपने पतियों को मार रही हैं, है ना। अगेन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑल द, कैसे मार रही हैं भाई? हमारा पति 4 बार फोन नहीं उठाता तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ फोन लगा देते हैं, ऑफिस के 4 लोगों का नंबर लेकर के रखते हैं कि पता तो लगे निकले नहीं निकले हैं। फोन ना लगे, कई बार ऐसा होता है बेसमेंट में होते हैं, यहाँ पार्किंग वार्किंग में कहीं ऐसा आउट ऑफ नेटवर्क एरिया होता है, मैं तो उतने में 2 लोगों को और फोन लगा देती हूँ, कहाँ है, कब मिले थे, निकले नहीं निकले, है ना। भैया बहुत बड़ा जिगर चाहिए, और वो जिगर तभी मिल सकता है जब साथ में कोई दूसरा हो, ठीक है ना। चलिए, तो लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं अच्छों अच्छों की बोलती बंद कर सकती हूँ, और कोई भी लड़की कर सकती है आज की डेट में। हर लड़की के पास जबान है, हर के पास इतना जिगरा जिगरा है, और होना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये डैप क्या है? कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैडम डैप क्या है, नहीं समझ में आया तो मेरा बच्चा, डैप इज ड्यूरामेटा, एरिकनॉइड मेटा, पाया मेटा, ठीक है। और पैड इज पाया मेटा, एरिकनॉइड मेटा, ड्यूरामेटा। अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाहर से अंदर की तरफ मेनिंजेस का क्रम बता दो, या अंदर से बाहर की तरफ बता दो, उसके लिए बेटा मैंने बताया था। आज शिवम मिश्रा सर ने अपने बेटे को संभाला भाई। तो आज की डेट में बेटा दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। मैं मिली हूँ शिवम मिश्रा सर से बहुत अच्छे से, मेरी बीच में आपको पता है सिस्टम खराब हो गया था, तो मैं उनके घर जाकर के क्लासेस लेकर के आई हूँ। उनके मम्मी पापा आए हुए थे, उनकी वाइफ से मैं मिली हूँ, सबसे मिली हूँ। उनके बेटे का भी बर्थडे था 6 अगस्त को, आई गेस फर्स्ट बर्थडे था, उसमें भी हम लोग गए थे। तो आई नो बेटा, आज की डेट में सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, है ना, और दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे की नौकरी की वैल्यू समझनी पड़ेगी। अगर आज सर ने अपना बच्चा संभाला है तो ही इज वेरी सपोर्टिव, है ना, कि उनकी वाइफ को वो नौकरी करने दे रहे हैं, उसमें कोई बच्चे की वजह से अड़चन ना आए। जब उनका वर्क फ्रॉम होम है, कम से कम वो बच्चा संभाल सकते हैं, हम भी संभालते ही है ना। सेम यहाँ पर है। उस दिन लास्ट सैटरडे जब मुझे 12 बजे वाली क्लास लेनी थी, मैं नहीं ले पाई क्योंकि वासु की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने उसको 5 बजे क्यों किया? क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस से उस दिन जल्दी रहे कि मैं बच्चा संभाल लूँ जाके, सो दैट प्रिया क्लास ले ले, है ना। तो दोनों को मिलकर के ही बेटा, हमने हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी पे पाला है ना। हमने हमारा बच्चा 4 लोगों की जिम्मेदारी पे नहीं पाला है। पहले हो जाते थे, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, सब मिल बांट के पाल देते थे, मम्मियाँ घर का काम कर लेती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना मेनिंजेस के बारे में। अब हेडिंग डालिएगा पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग। और यही रीजन है बेटा, आज की डेट में कोई बहू किसी की नहीं सुनती है, क्योंकि वो खुद अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति संभाल रही है ना। तो वो किसी की नहीं सुनती। और क्यों सुने भाई? अपने अपने घर में सब मस्त रहो, कोई किसी पे एहसान मत करो, किसी को सुनाओ मत, सीधी बात, नो बकवास। तो हमारे ब्रेन को बेटा हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है आपका अग्र मस्तिष्क, जिसे हम बोलेंगे फोर ब्रेन। फिर आता है अपना मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और तीसरा आता है अपना पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। मैम क्या लड़ाई नहीं? मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई है बेटा मेरे घर में, टचवुड। पहले मैं नजर उठा टांग लिया करूं यहाँ पे, सब ठीक है, कुशल मंगल है भाई, सब कुशल मंगल है। कॉपी टेढ़ी कर लो, करना है तो, छोटा सा फ्लो चार्ट है बस, है ना।
तो हाइंड ब्रेन में बेटा कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? इसमें आ जाता है आपका अनुमस्तिष्क, मेरे घर में सब कुशल मंगल है। सेरिबेलम। लेकिन जब कोई इस तरीके की बात करता है ना, लड़का लड़की, तो छोटा बड़ा दिखाने वाली बात, वो हम लोगों को झकझोर के रख देती है। पॉन्स एंड मध्यांश ऑब्लोंगाटा ऑब्लोंगेटा। आज मोहन सर की क्लास नहीं थी क्या? मेड्यूला खत्म हो गया क्या सर वाला पार्ट? ऑब्लोंगेटा। अग्र मस्तिष्क में आता है बेटा आपका क्या कहते हैं उसको, प्रमस्तिष्क, जिससे हम बोलेंगे सेरिब्रम। इसमें आता है बेटा आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स, घ्राण पालियां। एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है। और इसमें आता है आपका डायनसेफेलॉन। इसी के अंदर आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट हो सकता है आपको लास्ट ईयर से अलग लगे, पर कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आपके मिड ब्रेन में आता है कॉर्पोरा, क्वाड्रीजेमिना। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे क्रूरा सेरिब्राई भी लिखाया था, अभी नहीं लिखा रही हूँ। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ठीक है। तो जिनके पास लास्ट ईयर के नोट्स हैं, अगर वो कहेंगे कि मैम यहाँ पर आपने कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना और क्रूअल सेरेब्री दोनों लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मोहन सर आज से 1.0 में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो उनका यहाँ पर पोर्शन खत्म हो गया होगा ना, 1.0 में उनका पोर्शन स्टार्ट हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। हम्म। मैम दर्द में सर भारी क्यों हो जाता है? सीएसएफ को क्या हो जाता है उस टाइम? अमन, दर्द में सर भारी नहीं होता है बेटा, दर्द में आपका फोकस पूरा यहाँ रहता है। ठीक है ना, या जहां पे भी आपको दर्द होगा, आपको वही जो मतलब आपका जो ऑर्गन, दांत में दर्द होगा तो आपको ये वाला पोर्शन भारी लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है। इट्स ओनली अबाउट आपका ध्यान उस तरफ रहता है, तो आपको फील होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि तब सीएसएफ कम हो जाता है इसलिए सर भारी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कहने की बात है कि सर भारी भारी लग रहा है। मैम आप सुन रहे हो ना? अर्चना तिवारी, क्या सुनना है बेटा? एक बार और मैम, क्या बताना है एक और बार? हम्म। चैट ऑफ कर दे? मैम लड़कियां छोटी बच्ची बन जाती हैं? कहाँ बन गई लड़कियां छोटी बच्ची? क्या कर दिया लड़कियों ने ऐसा? हाँ, कहाँ बन गई लड़कियां छोटी बच्ची? लड़कियां जिम्मेदारी के हिसाब से अपना रुख बदलती हैं। ठीक है, अगर घर में पापा का, बड़े भाई बहनों का साया होता है, तो लड़कियां बच्ची बनी रहती हैं। घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, और शायद आप में से भी कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं, कई सारे बच्चों से ऐसे मैंने डील किया है जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी तब भी, कि जब घर में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब होती है ना, पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा होती है घर में, जब पिता का, बड़े भाई बहन का साया नहीं होता है,
उस समय पर बेटा एक 16-17 साल की लड़की भी ना घर की जिम्मेदारी समझती है। एंड मैं ये लड़कियों के लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है, लड़के भी जिम्मेदार होते हैं। तो हर जगह बेटा बराबर है लड़के लड़कियां, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी, ठीक है। और मैं कई बार बोलूंगी कि कहीं जगह, मतलब कई ऐसी जगह हैं जहां पर लड़कियां लड़कों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और आपको भी पता होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा बेटा, अग्र मस्तिष्क, जिसको हम बोलेंगे फोर ब्रेन। सबसे पहला पोर्शन अग्र मस्तिष्क में बेटा, सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम, ठीक है। देखो, इसका 3D मिलेगा क्या, पहले मैं आपको वो दिखा दूं, उसके बाद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेट्स गो टू द ब्रेन फर्स्ट। सेंड टू स्टूडेंट भी कर दिया मैंने। ये आप देखो बेटा, साइड से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है मेजर, इसको बेटा हम बोलते हैं सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क, ठीक है। इसमें ये आ जाओ, यहां आपको ये दिख रहा है, ये ऐसा, ये इसको बेटा हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये आपको एक तरफ का सेरिब्रम दिख रहा है, ये आपका पूरा ब्रेन है। हेमिस बताइए, स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, गोल, ठीक है। इसको बीच से बेटा अलग कर दो तो आधा स्फीयर आधा स्फीयर, यानी ये आधा हो जाएगा ना गोल का, तो इसको हम प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध बोलते हैं। दायां प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध, बायां प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। ये दोनों प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध आपस में तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी से जुड़े हुए होते हैं, और वो तंत्रिका तंतुओं की पट्टी आपको बेटा ये दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। देख सकते हैं, ये एक प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध है, ऐसा ही दूसरा यहाँ भी होगा, और ये दोनों आपस में बेटा जुड़े हैं किससे, कॉर्पस कैलोसम से, विच इज अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स यानी कि तंत्रिका तंतुओं का ये एक पट्टी है, बैंड है, ठीक है। ये कॉर्पस कैलोसम दोनों प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्धों को आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। अब इस प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध का ये जो ऊपरी भाग आपको दिख रहा है, ये ठीक है, इसमें आपको कितने खांच, गहरे गड्ढे और उभार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इनको हम सल्काए और गायराए बोलते हैं। जो अंदर की तरफ गड्ढे हैं इनको हम सल्कस बोलते हैं, ठीक है, और जो उभार है इनको हम गायरस बोलते हैं, ठीक है। एक खांच सल्कस, एक उभार गायरस, लेकिन यहाँ पर ऐसे कई सारे उभार और खांच होते हैं, इनको बेटा हम सल्काई और गायराए बोलते हैं, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ है बेटा इसको हम खांच बोलेंगे, एक है इसलिए सल्कस, कई सारे हैं तो सल्काए, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ उभार है बेटा इसको हम गायरस बोलेंगे, एक है तो गायरस, कई है तो गायराए, ठीक है, एक ही बात है। अब आप देखेंगे यहाँ पर बेटा नीचे की तरफ, ये बेटा आपका पॉन्स है, याद आ रहा है कुछ कुछ पॉन्स से, यार मुझे ना वो ऑन करना था पहले चार्ट। पॉन्स याद आ रहा है कुछ कुछ, क्या होता है पॉन्स, हाँ क्या होता है पॉन्स में, जल्दी बता दो भाई साहब, पढ़ा हुआ है हमने। क्या होता है पॉन्स में, हाँ क्या होता है पॉन्स में, कौन सा केंद्र होता है पॉन्स में बेटा, ये आप इधर से देखो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ऐसे बाहर को निकला हुआ पॉन्स। हाँ, पॉन्स में क्या होता है बेटा आपका न्यूमोटैक्सिक केंद्र, श्वास प्रभावी केंद्र, श्वास अनुचन केंद्र भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो बेटा आपका साइड में दिख रहा है, ये है आपका सेरिबेलम। क्या है ये आपका सेरिबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ये जो आपका भाग है, ये हल्का सा जो नीचे फूला हुआ है, इसको हम मेड्यूला बोलते हैं, और यही मेड्यूला आगे जाके आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है। यस बिल्कुल सही है, ठीक है। इधर आ जाओ बेटा,
यहां पर आपको ये देखो सेरिबेलम के भी दो भाग, जैसे हमने देखा ना सेरिब्रम, ये आधा है, आधा यहाँ से भी गायब कर रखा है सो दैट आपको अच्छे से अंदर की संरचना दिख जाए। इसी तरीके से बेटा आपको सेरिबेलम के भी दो भाग मिलेंगे, ठीक है। जैसे सेरिब्रम के दो अर्ध गोलार्ध होते हैं, इसी तरीके से बेटा सेरिबेलम के भी दो अर्ध गोलार्ध होते हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। मैम लड़की में ब्रेन कम किस लिए होता है? अविनाश कम होता ही नहीं है, वजन कम होता है 50-100 ग्राम। तो ये बेटा ये सिर्फ ब्रेन के केस में नहीं है, आप कोई सा भी ऑर्गन उठा के देख लो, सारे ऑर्गन्स जो मेल और फीमेल्स में कॉमन है, सारे ऑर्गन्स का वजन फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में 10, 20, 30, 40 ग्राम कम ही होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए डन। चलो अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, आपको मैं सेंड कर ही चुकी हूँ। सेरिब्रम की अगर हम बात करें बेटा, तो आप इस तरीके से देखिए, जो सेरिब्रम है लड़कों का साथ खान सर दे रहे हैं, लड़कियों का मैम दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हाँ लेकिन मैं कुछ बातों में खान सर की बातों से एग्री नहीं करती हूँ। बाकी देखो वो एक मेल है, अपना उनका ओपिनियन है। आप लड़कियों के, आप नीतू मैम से बस सुनाओ ना, आपको लड़कियों की बातें सुनिए आप नीतू मैम से सुनो, है लड़कों की आप खान सर से सुनो, तो लड़कियों की नीतू मैम से सुन लो। अब देखो आदमी कितना भी औरत को पढ़ ले, कुछ चीजें वो नहीं समझ सकता। सिमिलरली औरत कितना भी आदमी को पढ़ ले, कुछ चीजें वो भी नहीं समझ सकती, जो भुगतता है। और ये तो हमारी रामायण की चौपाई है। क्या है, समझ रहे हो क्या है? जाके पैर न पड़ी बुबाई, तो का जाने पीर पराई, है ना। तो जिसने झेला है वो ही बता सकता है, जिसने कभी झेला नहीं वो कैसे बता सकता है आपके बारे में। हाँ अवध ओझा सर की तो आप बात ही ना करें शैलेंद्र, इतने हाथ जोड़ती हूँ मैं। चलो मतलब अपने सबके राय हो सकते हैं, मेरे राय अलग है। चलिए ये बेटा आपका एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। तुम लोग यार क्या मेरे को वायरल करना चाह रहे हो इन सब चीजों से? प्लीज, मतलब प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे मुझे इन सब से दूर रखें आप। हाँ ये बेटा आपका एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य। फिशर को क्या बोलेंगे हम, जो फिशर को क्या बोलेंगे यार, अनुदैर्ध्य, कांच बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार? एक मिनट हिंदी देखने दो मुझे, एक मिनट मुझे इसकी हिंदी देखने देना यार प्लीज। लॉन्गिट्यूडनल फिशर 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 फिशर, एक गहरी लंबवत विदर, इसको हम बोलेंगे लंबवत विदर। डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर, गहरी लंबवत विदर, ठीक है, जो कि प्रमस्तिष्क को दोनों अर्धगोलार्ध में बांटती है। ये क्या हो गया आपका प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध, क्या हो गया आपका प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध या सेरिब्रल हेमीस्फीयर। हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोलार्ध, है ना। तो गोलार्ध का आधा, तो ये पूरा बेटा आपका प्रमस्तिष्क गोलार्ध है। ये क्या है बेटा आपका, ये आपका प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, जिसको हम बोलेंगे सेरिब्रल हेमीस्फीयर, सॉरी सॉरी सेरिब्रल स्फीयर है, ठीक है। इस सेरिब्रल स्फीयर को एक गहरी लंबवत विदर दो भागों में विभाजित करती है। और इन दोनों भागों को बेटा, गोलार्ध का आधा तो अर्धगोलार्ध हो गया ना, तो यहाँ पर बेटा प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध हो गया, ठीक है, दाया और बाया। यहां तक क्लियर है। अब इस प्रमस्तिष्क गोलार्ध में
बाहर का जो सरफेस होता है, ठीक है, इसका बाहर का जो सरफेस है, यहां पर बेटा इस तरीके से बराबर नहीं बनते मुझसे, मैं तो उस चीज से परेशान हूं। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये इस तरीके से गहरी गहरी खांचे और उभार पाए जाते हैं। इसी को बेटा हम क्या बोल रहे हैं, इस बाहर वाले भाग को हम बोलते हैं वलकुट या कॉर्टेक्स। और इसी कॉर्टेक्स में बेटा, इसी कॉर्टेक्स में ये जो आपके उभार और खांच है बेटा, इन्हीं को हम सल्काय और गायराय बोलते हैं। ये समझ में आया नहीं? आर्यन नींद आ रही तो जाना भाई, मैं कोई एंटी स्लीप पिल थोड़ा ना हूं जो तुझे नींद से जगाऊंगी है। एप्पल बन गया सॉर्ट ऑफ। यस कुमारी जी। हाँ जी, ये समझ में आया कि बाहर की तरफ ये जो आपके बाहर वाला भाग है जिसको हम वलकुट कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, इस कॉर्टेक्स में इस तरीके से गड्ढे और उभार रहते हैं। इन्हीं गलत करा दिया, क्या गलत करा दिया भाई मैंने? यही जो बेटा गड्ढे और उभार है, इन्हीं को हम सल्काई और गायराय बोलते हैं। सल्काय मतलब खांच, गायराय मतलब उभार। ठीक है ना? बीच में बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों आपस में बेटा जिससे जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये दोनों अर्धगोलार्ध आपस में जिससे जुड़े होते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉर्पस कैलोसम। ये बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं थक गई हूँ यार, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। डायग्राम मैम हमारा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया दीनदयाल? मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं, बस मैंने थोड़ा सा रब करके डॉटेड लाइन बना दी है, आप उसी के ऊपर बना दो। मैम ये जो लाइन है उसको वलकुट कहते हैं बेटा, बाहरी भाग को वलकुट कहते हैं। आप कहीं पर भी देख लो, किसी भी ऑर्गन के आउटर पोर्शन को हमने वलकुट कहा था। किडनी याद आ रहा है? किडनी में भी बेटा हमने वलकुट कहा था, है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ मध्यांश था। पिंकी, मैं बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, सही बता रही हूँ मैं। हाँ जी। नहीं, समरा अंसारी कल खत्म होगा बेटा ये चैप्टर। फास्ट है क्या? हाँ बेटा यार फास्ट है ना आज, आज वो है ना अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी टुडे। अच्छा पंकज आ रहा और कुछ? हर बार डायग्राम गलत होता है, आप तो मिटा देते हो मैम। अरे भाई मैंने क्या मिटाया? तुम ऐसे ही बना सकते हो बेटा, इसमें क्या है? ऐसे बना लो, इसके ही ऊपर इस तरीके से बना लो, एक ही तो बात है इसमें। गलत और सही क्या होता है? हमें लगता है थोड़ा सुंदर बना ले अपनी तरह। सॉरी चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम एक प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध बनाएंगे, ठीक है? और अभी तुम मत बनाना, अगर तुम्हें इतने डायग्राम गलत की चिंता है तो अभी थोड़ा रुक जाना। अब हम बनाएंगे प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध, ठीक है? इसको भी हम ऐसे बनाएंगे।
ये अब हमने एक प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध बना दिया। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं अब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध में अब दायां और बायां अलग अलग हम दिखा रहे हैं ना, तो मतलब कोई भी एक दिखाऊंगी मैं, अंदर से कैसा दिखता है। तो जो बाहरी भाग है बेटा, जिसको हमने वलकुट बोला, ठीक है, बाहर की तरफ, बाहरी आवरण आप इसको बोलो, परत बोल दो, ये बेटा इसमें खांचे और उभार पाए जाते हैं। इसी को हम वलकुट या कॉटेक्स बोल देते हैं। तुम खा लो खीर। मेरा तो मन भर चुका है खीर खा खा के। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये क्या है, ये आपका कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है बेटा, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है बेटा, कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, तंत्रिका तंतुओं का या तंतुओं की पट्टी, जो दोनों प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्धों को जोड़े रहती है। ठीक है, तो दोनों क्या बोलेंगे इनको हम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं बेटा आपके ये कॉर्पस कैलोसम। डन। मम्मा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर इसी डायग्राम में मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी कि हमारे ब्रेन में एक होता है श्वेत द्रव्य, एक होता है धूसर द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ठीक है ना, हमारे ब्रेन में बेटा ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, हमारे, आप इसको पेंसिल से बनाइएगा, बाहर की तरफ बेटा जो होता है वो ग्रे मैटर होता है। इसको आप पेंसिल से बनाइएगा प्लीज। और अंदर वाला, क्योंकि आपकी तो नोटबुक वाइट होती है, तो आप अंदर वाला छोड़ दीजिएगा। तो आपके ब्रेन में बाहर की तरफ बेटा ग्रे मैटर होता है। क्या होता है बेटा बाहर की तरफ, धूसर द्रव्य। और सेंटर में बेटा आपका होता है यहाँ पर ये पूरा व्हाइट मैटर। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, यहाँ पर आपका ये पूरा होता है व्हाइट मैटर। ठीक है, तो बीच में क्या है बेटा आपका श्वेत द्रव्य, जिसे हम बोलेंगे व्हाइट मैटर।
और बाहर की तरफ है बेटा आपका धूसर द्रव्य, जिसे हम बोलेंगे ग्रे मैटर। अब क्यों बोलते हैं बेटा हम इसको व्हाइट और ग्रे? क्योंकि ये व्हाइट और ग्रे दिखाई देते हैं। अब क्यों दिखाई देते हैं व्हाइट और ग्रे? तो बेटा व्हाइट ये इसलिए दिखते हैं क्योंकि यहां पर माइलिन अतिच्छादित या आच्छादित न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, या माइलिन आच्छादित एक्सॉन बोल दो, तंत्रिकाक्ष। ठीक है ना। यहाँ पर याद करिए हमने पढ़ा था माइलिन आच्छाद क्या है बेटा? माइलिन आच्छाद आपकी वसा है, फॉस्फोलिपिड है, सॉरी स्पिंगोलिपिड है, वसा है, स्पिंगोलिपिड है। ठीक है ना, हम इसके बारे में बायोमोलिक्यूल से पढ़ेंगे। क्योंकि ये वसा है, वसा मतलब कि घी मान लो, और घी सफेद होता है। ठीक है, अब ये मत बोलना पीला भी होता है, गाय का घी है वो। अभी तुम सिर्फ इतना ज्यादा मुंह नहीं चलाना, जितना बोल रहे उतना सुन लो। कि जो आपका व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर व्हाइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि व्हाइट मैटर वाली जगह पर आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन आच्छाद है, और माइलिन आच्छाद बेटा आपका वसा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से व्हाइट दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर, ये ग्रे क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर बेटा आपके कोशिका काय उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोशिका काय पाए जाते हैं न्यूरॉन्स के, और कोशिका काय की वजह से जो सेल बॉडी है, इनमें हमें पता है निसेल के कण दिखते हैं या निसेल के कण पाए जाते हैं, और निसेल ग्रेन्यूल्स की वजह से बेटा ये ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहीं लिख लीजिएगा कि ग्रे मैटर बाहर की तरफ, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ। व्हाइट मैटर व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि वहां पर बेटा आपका माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं। ग्रे मैटर ग्रे दिखाई देता है क्योंकि वहां पर आपके सेल बॉडीज पाए जाते हैं। मैं बैठ जाऊं तब तक। और सेल बॉडीज बेटा जो होते हैं ये आपके निसेल के कण लिए हुए होते हैं। ठीक है ना। डन। स्टोरेज कहाँ होते बेटे? यहीं होते, न्यूरॉन्स में स्टोरेज होगा, और कहाँ होगा? चलो, अब ये जो वलकुट है, ठीक है, ये जो आपका बेटा वलकुट है, जो बाहरी आवरण है वलकुट, जो कि ग्रे मैटर है बेटा, ये वलकुट के 3 भाग होते हैं। ठीक है, इस वलकुट में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे बना दूं मैं। ये आपका वलकुट है। ठीक है, ये क्या है आपका वलकुट, कॉर्टेक्स। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा सेंसरी रीजन, जिसे हम बोलते हैं संवेदी भाग। दूसरा होता है बेटा आपका चालक या प्रेरक भाग, जिसे हम बोलेंगे मोटर रीजन। और तीसरे होते हैं बेटा आपके सहभागी क्षेत्र, इन्हें हम बोलते हैं एसोसिएशन एरियाज। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरियाज। चालक हो गए आपके मोटर रीजन, सेंसरी, संवेदी। अब आपको सेंसरी पता है, सेंसरी है तो क्या करेंगे बेटा? ये मैसेज को सेंस करेंगे, मतलब आपके अंगों से जो भी मैसेज आपके ब्रेन तक जाते हैं वो इस सेंसरी भाग में जाते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन से जो भी मैसेज आपका अंगों तक आता है वो मोटर भाग से आता है। लेकिन आपके ब्रेन में, कॉर्टेक्स में ज्यादातर भाग ऐसा होता है जो कि ना तो सेंसरी है ना ही मोटर है। ठीक है ना, और उसको हम बोलते हैं सहभागी क्षेत्र, यानी कि एसोसिएशन एरिया। तो ये जो होते हैं बेटा, ये ना तो संवेदी और
ना चालक, ये ना तो सेंसरी होते हैं ना ही ये मोटर होते हैं। मैं ये हेडिंग ऊपर लिख दूं, मेरे पास यहाँ जगह नहीं, आपके पास तो कॉपी में जगह है। ये हेडिंग में ऊपर लिख लेती हूँ, प्रमस्तिष्क अर्ध गोलार्ध की है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर सॉरी। ठीक है, ये जो बेटा आपके सहभागी क्षेत्र होते हैं, इसके 3 काम होते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन आता है, इसका काम क्या होता है बेटा? सबसे पहला ये आपके मेमोरी यानी कि स्मृति, दूसरा कम्युनिकेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, और तीसरा इंटर सेंसरी एसोसिएशन। ये 3 इसके काम होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इंटर सेंसरी, इसकी हिंदी देख लूं पहले, कम्युनिकेशन, स्मरण, संपर्क सूत्र, संवेदी सहभागिता, संपर्क और अंतर संवेदी सहभागिता, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। 3 काम होते हैं, ठीक है ना। सेंसरी का काम क्या होता है बेटा? ये अंगों से मैसेज को रिसीव करता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स आपके मैसेज को ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अंगों तक लेकर के आते हैं। लेकिन आपके जो सहभागी क्षेत्र है, ना तो ये संवेदी है ना ये चालक है, ये मेजर पोर्शन बनाते हैं आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। और ये इनके 3 काम होते हैं। पहला, चीजों को याद रखना। अभी कोई बोल रहा था ना मैडम स्टोरेज कहाँ होता है, ये जो हम याद रखते हैं ना चीजों को, आज की कल की हजारों साल पुरानी बातें है ना, हमें हमारे, छोड़ो, जो भी हमें चीजें याद रहती हैं बेटा, वो मेमोरी का काम यही सेंसरी आपके एसोसिएशन एरियाज करते हैं। दूसरा जो हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब लोगों से बात करने का तरीका, ठीक है। हमें ये पता है कि किस माहौल में कैसी बात करनी चाहिए, है ना। अगर हम कहीं किसी के तीये की बैठक में गए हैं, किसी की बरसी में गए हैं, तो वहाँ पे हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हम किसी के बच्चे पैदा होने में गए हैं, हम किसी की बर्थडे पार्टी में गए हैं, किसी की शादी में गए हैं, तो हम वहाँ पर हमारे बात करने का तरीका, हर चीज़ का तरीका अलग होता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन, बात करने का जो तरीका है आपका, है ना, संपर्क आप जो बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं। इंटर सेंसरी एसोसिएशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हम सबको पता है हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से हम टेस्ट करते हैं और स्किन से हम फील करते हैं, ठीक है ना। ये जो बेटा आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स के बीच में भी एसोसिएशन होता है। जैसे करेंटली अगर हम बात करें, आप लोग मुझे सुन भी रहे हो और आप मुझे देख भी रहे हो, आप लिखते जा रहे हो यहां से देख करके और आप मुझे सुनते जा रहे हो, हाँ या नहीं? ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक है। तो आप लिखते भी जा रहे हैं, जो मैं बोल रही हूं आप सुनते भी जा रहे हैं, देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो यहां पर बेटा आपका सहभागी क्षेत्र काम कर रहा है, वो आपको रिलेट करवा पा रहा है कि जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, वो आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। वरना एक बार में अगर सहभागी क्षेत्र नहीं होता बेटा, तो हम एक बार में एक ही काम कर पाते, या तो हम देख पाते या हम सुन पाते, हम चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। लेकिन हमारे साथ कितना बढ़िया है, हम सुन भी पाते हैं, हम देख भी पाते हैं, हम याद भी रख पाते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग संवेदी अंगों के बीच क्या जो रिश्ता है, कि जो आप सुन रहे हैं वही आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है बेटा, अब जैसे कोई चीज आपको छुएगी, है ना, आप जैसे परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम, हम जब परफ्यूम्स लेने के लिए जाते हैं तो हम सूंघते हैं ना उसको, ठीक है। वो आपको छोटा छोटा वो लीफ में से छोटी छोटी पत्तियों में वो स्प्रे करके देता है, फिर कहता है आप सूंघो, और वो आपको सूंघाता है और वो आपको बताता है कि ये वाला फ्लेवर है, ये वाला है ना। तो आप वहां पर सूंघ भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं।
तो आपके 3 सेंस ऑर्गन्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बेटा ये जो सेंसरी ऑर्गन्स के बीच में बेटा जो एसोसिएशन है वो किसकी वजह से है, आपके इसी सहभागी क्षेत्र की वजह से। आप चीजों को याद रख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एसोसिएशन एरिया, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अलग अलग माहौल में या हर तरीके से, वो भी आपका एसोसिएशन एरिया। आप अलग अलग संवेदी अंगों के बीच में एक रिलेशन कायम कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यही सहभागी क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बेटा जो आपका सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। जो आपका सेरिब्रम है इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से हैं वो 4 भाग? सबसे पहला भाग बेटा ये, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीपिटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली या ऑक्सीपिटल लोब। आगे वाला जो है इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रंटल पाली या फ्रंटल लोब। यहाँ पर आपकी पैराइटल बोन होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा इसको हम बोल सकते हैं पैराइटल पाली या पैराइटल लोब। ऊपर वाला जो होता है बेटा इसको हम बोलते हैं आपका, ये पूरा हो गया आपका, सॉरी 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 सॉरी, ये तो टेम्पोरल है, सॉरी 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 यार, अब मेरे को ना कुछ नहीं, ये हो गया बेटा आपका टेम्पोरल पाली, टेम्पोरल लोब। ये है आपकी, हमने जैसे बोन्स पढ़ी थी ना क्रेनियम की, वैसे ही है पैराइटल पाली या इसी को हम बोलते हैं पैराइटल लोब, ठीक है। तो आपका जो सेरिब्रम है या जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है बेटा, इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम 4 पालियों में विभाजित करते हैं, 4 लोब्स में विभाजित करते हैं। वो 4 लोब्स आपके ये रहे, क्या करते हैं ये? तो ऑक्सीपिटल लोब की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर आपका विजन, देखने का जो केंद्र है बेटा वो आपका ऑक्सीपिटल पाली में है। यहाँ पर आपका देखने का केंद्र, जो हम चीजों को देखते हैं, हम देखते ही पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो वो है ना। आप किसी चीज को पहली बार देख रहे हो तो आप उसको, अच्छा क्या है ये, अब ये छोटा बच्चा है, हम उसको सिखाते हैं बेटा ये ए है, ये बी है ना। पहली पहली बार हम सिखाते हैं, महीनों लग जाते हैं सिखाने में। फिर जब वो समझने लग जाता है फिर वो देखकर बता देता है, पहले देखेगा फिर देख करके उसको इंटरप्रेट करेगा कि ये क्या बताया था, फिर वो बोलेगा ये ए है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा देख के कलर बताएगा, आप लोग भी हैं, ठीक है, पहली पहली बार देख रहे हैं, 4-5 बार रिवाइज करेंगे, फिर आप देखते ही बता देंगे अच्छा ये। तो आपका देखने का जो केंद्र है वो आपका ऑक्सीपिटल पाली में है। आपकी टेम्पोरल पाली में बेटा बहुत सारे केंद्र हैं, यहाँ पर सुनने का, सूंघने का, अल्फैक्टरी है यहाँ पे, आपका हियरिंग हो गया, और आपका स्मृति याददाश्त का भी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बेटा आपका ये सारे केंद्र यहाँ हो गए। फ्रंटल पाली में बेटा आपका क्या बोलेंगे, रीजनिंग, जजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
क्रिएटिविटी, मुझे इनकी हिंदी नहीं पता पर मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ये आप कैलकुलेशंस बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, कैलकुलेशन। ये सारे केंद्र बेटा आपके फ्रंटल में होते हैं, ठीक है। आपके पैराइटल पाली में ये सेंट्रल सल्कस है, सेंट्रल सल्कस के पीछे की तरफ बेटा जो केंद्र होता है, थोड़ी देर बैठ जाओ तब तक तुम लोग लिख लो प्लीज बेटा, इसके बाद खत्म करेंगे लेक्चर, हो गया मेरा। उफ। अदीबा बोल रही है याददाश्त कम कैसे हो जाती है, बेटा आपके न्यूरॉन्स हैं, सब न्यूरॉन्स का खेल है। जब आपके न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं तो याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। औलाद भी जग गई। What happened? Why you are crying? Nothing to cry, बेटा, आराम से। No, don't cry. Don't cry. You want to sleep more? You want to sleep more? Hmm? No? चलो। Sit here. We'll play with the magnetic tiles, okay? Just wait for बस just wait for 5 minutes, okay? हाँ जी। तो पैराइटल पाली में ये जो सेंट्रल सल्कस है इसके पीछे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर बेटा आपका जो भी सेंसेशंस है ना, जो आप जैसे ठंडा, गर्म, ताप, ये तो आगे ताप में है ना, दाब आदि जो आपके सेंसेशंस होते हैं उनके बेटा केंद्र यहाँ पर है। जैसे कोई चीज आपको छू गई, ठंडी है, गर्म है ना, कुछ चुभा आपको, किसी ने चूटी काट ली, कितनी जोर से काटी, हल्की काटी, तो ये सब बेटा आपको कैसे पता लगता है? आपके नहीं बिट्टू, गड़गड़ाहट वाले सेंसेशन है, आपके सेंट्रल सर्कस के पीछे पैराइटल पाली में जो आपके केंद्र है बेटा वो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आके आपके ऑक्सीपिटल लोब में जो केंद्र है बेटा वो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके टेम्पोरल लोब में जो केंद्र है बेटा ये सुनने के लिए, सूंघने के लिए, बोलने मतलब याददाश्त के लिए, इमोशंस के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर भी बेटा आपका एक होता है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया, कौन कौन से शब्द आप नए बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत, ये आपके सिलेबस में अब रहा नहीं है वरना बहुत कुछ होता है। जैसे कौन है, अ, हम किसका उदाहरण लेते हैं, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जिन लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखनी और पढ़नी आती हैं उनका अलग केंद्र होता है जो सुपर एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बाय बर्थ होता है, आप जितनी ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं आपके ये जो बेटा सेंटर्स हैं ये उतने डेवलप करते जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक आप हो, सामने आपको किसी को तीर मारना है या पत्थर मारना है, आप आंख खोल के देख रहे हो, आप नहीं मार पा रहे, और एक अगला व्यक्ति है जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उसने आंखों पर पट्टी बांध के इस लेवल की प्रैक्टिस की हुई है कि वो सिर्फ आवाज सुन करके उस जहां से भी वो आवाज आ रही है उसकी लोकेशन पता करके उसको एग्जैक्ट हिट कर सकता है, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना प्रैक्टिस से इनके जो केंद्र होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब आप बोलोगे मैडम हम कैसे डेवलप करें, तो मैंने पहले ही बोल दिया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा बेटा आपके ये सेंटर्स डेवलप होते हैं। फ्रंटल पाली ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग पार होती है ना, डिसीजन मेकिंग, ये भी यहीं लिख देती हूँ मैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कि तुरंत आप डिसीजन लेते हैं, है ना, करना है कि नहीं करना है। कुछ लोग डाइसी रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, करें नहीं करें, कर भी सकते हैं, अरे छोड़ो,
नहीं कर लेना चाहिए था, है ना। डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपकी अच्छी है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, कर लिया, ठीक है। फिर वो चाहे फायदा हो नुकसान हो अलग बात है, लेकिन डिसीजन तो आपने लिया ना। डिसीजन मेकिंग पावर हो गई आपकी, आपकी रीजनिंग हो गई, कैलकुलेशंस हो गई, चीज़ों को जज करना सही गलत, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी डेवलप करना, आप कितने क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव यानी कि आपका आपको कितने नए नए आइडियाज आते हैं, आपका आर्टिस्टिक हैंड वगैरह, ये सब बेटा आपका फ्रंटल पाली में एसआई के सेंटर्स होते हैं, ठीक है। जल्दी से एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। वही लाएंगे बस, ऑल ओके, फीलिंग वेल। चलिए, तो मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और ये आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है। तो ब्रेन हमारी बॉडी का सेंट्रल, जो आपका सूचना प्रसारण को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब सूचनाओं का जो प्रसारण करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो भी मैसेज भेजना है या कुछ भी करना है, उसके लिए आपका ब्रेन मेन है, ठीक है। ये आदेश भी देता है और ये नियंत्रित भी करता है, ठीक है, आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को। ऐच्छिक गमन, शरीर का संतुलन, अनैच्छिक अंगों के काम जैसे कि फेफड़े और जो भी आपके बाकी अंग हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया बॉडी के अंदर, भूख और प्यास हो गया आपका, परिवहन हो गया, लय, और जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं बेटा, इन सब मतलब बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल तो यही कर रहा है ना। पहले ही हमने बोल दिया बेटा, ये आपका आदेश और नियंत्रण केंद्र है, ये आपको आदेश भी देता है और ये अंगों को नियंत्रित भी करता है, कंट्रोल भी करता है। बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं सब आपका ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। ये देखने, सुनने, बोलने, याददाश्त, कुशाग्रता, स्किलनेस, है ना, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। कुशाग्रता मतलब स्किल, आपके कितने स्किल्स डेवलप्ड है ना। किसी के स्किल्स हैं कि वो 4-10 लोगों की आवाजें निकाल सकता है, किसी की स्किल्स है बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता है, किसी की स्किल्स है बहुत अच्छा गा सकता है, ठीक है। तो स्किल्स, स्किल्स, कुशाग्रता मतलब आपकी जो भी स्किल है वो कितनी डेवलप्ड है। और इन सब में बेटा आपका ब्रेन ही इंपॉर्टेंट है, इन सब को कंट्रोल आपका ब्रेन ही कर रहा है। आगे, मानव मस्तिष्क बेटा आपके कपाल, खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा कपाली मेनिंजेस से घिरा हुआ होता है और बाहरी परत जो होती है ड्यूरा मेटा होती है, बहुत पतली मध्य परत जिसको हम रेक्टेंट मेटा कहते हैं, और आंतरिक परत पाया मेटा जो कि मस्तिष्क के ऊतक के संपर्क में रहती है। ये 3 बेटा इसके मुख्य भाग है मस्तिष्क के, कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये डायग्राम हम देख ही रहे हैं धीरे धीरे करके। अग्र मस्तिष्क में आपका सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 आते हैं। मैंने आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स बताए हैं, डायनसेफ्लन बताया है, सेरिब्रम बताया है, ठीक है। इसमें आप लिख लेना बेटा, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बेटा सेरिब्रम है। और आपके मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है बेटा वो आपका सेरिबेलम है, ठीक है ना। व्हाट आर यू डूइंग। इसके अलावा घ्राणपालियां, ये डायनसेफ्लन में ही बेटा थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाता है, हम आगे पढ़ेंगे, डोंट क्राई बेबी। चलिए, हाँ, फिर बेटा ये आपका सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग है, ठीक है, और सबसे बड़ा भाग है, 80% यही बनाता है। एक गहरी लंबवत विदर बेटा प्रमस्तिष्क को 2 अर्धगोलार्धों में विभाजित करती है। ये तंत्रिका तंतुओं की पट्टी यानी कि कॉर्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। प्रमस्तिष्क गोलार्धों को कोशिका की एक परत आवृत करती है, ठीक है। और वो जो बाहर का आवरण है जो कोशिकाओं द्वारा होता है इसको हम वल्कुट कहते हैं, है ना। और ये निश्चित गर्तों में बदल जाती है, गर्त वही सल्काई गायराई जो मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रमस्तिष्क वल्कुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय बेटा क्योंकि यहाँ पर सांद्रित होती हैं और उसमें निस्सल के कण होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रे दिखाई देती है। वल्कुट में बेटा प्रेरक क्षेत्र होते हैं, संवेदी भाग होते हैं और एक बड़ा भाग होता है जो कि ना तो स्पष्टतः प्रेरक है ना ही संवेदी है। इनको हम बेटा सहभागी क्षेत्र या एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। और इनका काम क्या हो गया बेटा, ये आपके इंटरसेंसरी एसोसिएशन, स्मृति, मतलब आपका मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छादित से आवृत रहते हैं जो कि गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं।
तो अंदर वाला भाग माइलिन आच्छादित है, जिसकी वजह से बेटा वो वाइट दिखाई देता है और इसको हम श्वेत द्रव्य कह देते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जस्ट डोंट वरी। दिवाली की छुट्टियां बेटा, अगले हफ्ते हमारी एक भी क्लास नहीं है, मुझे इतना पता है। चलिए, तो आज हमने सीएनएस में, छोड़ो यार, सारांश तो क्या ही बताया, सबको पता है क्या पढ़ा। होमवर्क में बेटा आपको डीपीपी मिलेगी, DPP 3 वो कर लीजिएगा। इसके अलावा बेटा मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 से आपको क्वेश्चंस करने हैं। कौन कौन से करने में वो भी बता देती हूँ एक बार। बेटा हम्म हम्म स्पीक प्रॉपर्ली। हम्म 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 32 से 44 कर लेना, एक आध जो नहीं हो तो छोड़ देना। ठीक है, बाकी कल हम इसको कंप्लीट करा ही देंगे चैप्टर को। अपना ध्यान रखना बेटा, मिलेंगे अब हम कल 1:30 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, ओके, बाय। Not getting us.